बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। ना हो परेशान, खेती बाड़ी है आसान, बस समय का रखना है आप सभी किसान भाई बहनों को ध्यान, तभी तो आप बनेंगे एक सफल किसान। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्णा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। अनुदानित दर पर पा सकते हैं पशु आहार, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना से। ब्लैक बंगाल बकरी का बीटल नस्ल के बकरे से कराएं क्रॉस। कंपोस्ट निर्माण को आसान करता है प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड। बेहतर पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन के लिए अच्छा और पौष्टिक पशु आहार एवं पूरक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित कराना बहुत जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत संतुलित पशु आहार और मिनरल मिक्सचर इत्यादि अनुदानित दर पर पशुपालकों को देने का कार्यक्रम चला रही है। इस कार्यक्रम का लाभ अधिकतम 10 या उससे कम दुधारू रखने वाले पशुपालकों को दिया जाता है। इच्छुक पशुपालक ग्राम सभा की अनुशंसा के साथ जिले के गव्य विकास पदाधिकारी के पास आवेदन कर सकते हैं। हमारे झारखंड में बकरी पालन हेतु ब्लैक बंगाल नामक नस्ल की बकरी बहुत अच्छी मानी जाती है और झारखंड के बहुत से क्षेत्रों में इसका पालन भी होता है। बकरी पालन से बेहतर लाभ प्राप्ति के लिए पशु विशेषज्ञों की सलाह है कि ब्लैक बंगाल बकरी का बीटल नस्ल से क्रॉस कराया जाए तो आने वाली नस्ल ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगी। मिर्च हमारे झारखंड में प्रमुख रूप से उपजाई जाती है। वर्तमान समय में मिर्च की पूसा सदाबहार, पूसा ज्वाला और स्वर्ण तेजस्वी नामक प्रभेदों की बुआई कर कृषक लाभान्वित हो सकते हैं। मिर्च के ये प्रभेद झारखंड की मिट्टी और जलवायु के लिए अनुकूल एवं इसलिए मिर्च लगाने वाले किसान इस प्रभेदों का चयन कर सकते हैं। पूसा सदाबहार, पूसा ज्वाला और स्वर्ण तेजस्वी ये मिर्च के वैसे प्रभेद हैं जो झारखंड की जलवायु और मिट्टी में बेहतर उपज देते हैं। इनके 500 से 600 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्य को करके लगभग 80 से 100 क्विंटल हरा मिर्च प्राप्त किया जा सकता है। रासायनिक खेती द्वारा एक बार तो उपज ज्यादा मिल जाती है, परंतु प्रत्येक अगली बार उस खेत की उर्वरकता शक्ति घटती जाती है। साथ ही रासायनिक खेती द्वारा उपजी फसल पर पौष्टिकता की कमी भी होती है। वहीं प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में लागत मूल्य कम लगने के साथ ही भूमि की उर्वरकता शक्ति बढ़ती है और भरपूर पौष्टिकता युक्त फसल भी प्राप्त होती है। इसके बाजार में अच्छे मूल्य भी प्राप्त होते हैं। इसलिए कृषि विशेषज्ञ आज किसानों को प्राकृतिक खेती और जैविक खेती करने की सलाह देते हैं। बर्मी कंपोस्ट बनाने के काम को सुविधाजनक तरीके से करने के लिए किसान प्लास्टिक से निर्मित प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड की सहायता ले सकते हैं। ये बेड हल्के होने के कारण कहीं भी लाया ले जाया सकता है। बर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड एक बहुत ही उत्तम उपकरण है। आमतौर पर किसान कंपोस्ट निर्माण के लिए पक्के बेड का निर्माण कराते हैं, जो इस उपकरण की तुलना में महंगा होता है, साथ ही बहुत स्थान घेरता है। इसके बनस्पत प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड बहुत सुविधाजनक होता है। हल्के होने के कारण इसे कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख कृषि समाचार में। आज इतना ही। कोरोना संक्रमण फिर से ना लौटे, इसके लिए किसान भाइयों से निवेदन है कि कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें, मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ से बचें, संक्रमण से बचते हुए कृषि कार्य करें और टीका अवश्य लगवाएं। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहन, कृषि समाचार में आपने देखा तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, साथ ही मौसम का हाल भी जाना और कृषि से संबंधित कुछ नई बातें भी आपको जानने को मिली जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए समय हो चला एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द आते हैं। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास
2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। समय आने वाला है गर्मियों के मौसम का, और गर्मी के मौसम का हमें इंतजार इसलिए भी रहता है कि लीची और आम का भी मौसम आ जाता है, और अभी से ही आम और लीची के पेड़ों में मंजर लगने लगी होंगी। अगर आपको अच्छी फल चाहिए, अच्छे फल तैयार कैसे होंगे, तो उसके लिए सबसे पहले मंजर का ध्यान देना बेहद ज़रूरी होता है। तो आज हम आपको फीचर के माध्यम से जानकारी देंगे कि आम और लीची के मंजरों की देखभाल कैसे करें जिससे आप लाभान्वित हो सके। बसंत के आगमन के साथ ही आम एवं लीची के पेड़ मंजरों से लदने लगे हैं। कई पेड़ में गोटा यानी छोटे छोटे दाने के बराबर फल भी बनने प्रारंभ हो गए हैं। यह समय बाग बगीचों की लगातार देखभाल का है। थोड़ी सी लापरवाही साल भर की मेहनत को बर्बाद कर सकती है। जानकार कहते हैं कि पौधों में मंजर आने से पूर्व छिड़काव से आम के मंजरों पर महुआ, दहिया कीट, मृद रोमिल एवं एंथ्रेक्नोज जैसे कीट से फसल को बचाया जा सकता है। आम के पौधे में मंजर देखने को मिल रहे हैं, मंजर स्वस्थ रहे ताकि जो है अधिक से अधिक फल लगे, इसके लिए हमारे किसान भाई क्या करें? देखिए, बहुत ही उपयुक्त समय है इस विषय पे बात करने के लिए। हम देख रहे हैं कि आम और लीची दोनों में मंजर की शुरुआत हो चुकी है। आम की कई किस्में जो किसान हमारे झारखंड में लगाते हैं उन सभी में मंजर का जो शुरुआती अवस्था है वो आना शुरू हो गई है, और कई जगह मंजर खिल भी गए होंगे। और लीची की बात करेंगे, लीची में आपका शाही वैरायटी है जो उस किस्म में मंजर थोड़ा जल्दी आता है, उसमें भी मंजर का जो शुरुआत अवस्था है वो आ चुकी है। तो इस समय अगर किसान भाई अच्छी मंजरों की देखभाल करते हैं तो आने वाले समय में निश्चित रूप से उनको अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि अपने जो बगीचे हैं उसमें भ्रमण जरूर कीजिए और देखिए किसी प्रकार की कोई बीमारी या कीड़ा आपके बगीचे में है क्या। अमूमन हम देखते हैं कि आम में पत्तों में या लीची के पत्तों में कुछ बीमारी लगी रहती है जो आने वाले टाइम पे हो सकता है कि आपके मंजर को भी प्रभावित करे। तो इस समय जब मंजर शुरुआती अवस्था में, तो अगर आप कोई बीमारी और कीड़ा लगा है तो शुरुआत में उसका प्रबंधन करना ज़रूरी है। तो अगर कोई बीमारी आपको लग रहा है, फफूंदनाशक का इस्तेमाल कीजिए, क्लोरोपाइरिफॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
फफूंदनाशक है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, आपका इसका 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इसका स्प्रे करने से फफूंद जनित जो बीमारियां हैं वो आम और लीची में आपकी चली जाएंगी। कि लीची में दहिया कीट एवं फल और बीज छेदक मुख्य कीट का प्रकोप होता है। इन कीटों से मंजर और फल को बचाने के लिए किसान को अभी से कीटनाशी छिड़काव करना चाहिए। आम के मंजरों की सुरक्षा के लिए पहला छिड़काव मंजर निकलने से पूर्व करना चाहिए। छिड़काव इस तरह से करना चाहिए कि कीटनाशी पेड़ के छाल की दरारों में छुपे हुए महुआ कीट तक पहुंच सके। अगर किसी प्रकार के कीड़ों का प्रकोप है, खास करके आम में हम देखते हैं मधुआ कीड़ा काफ़ी लगता है, तो जो बहुत ही बारीक और चूसने वाला रस चूसक जो कीट है अगर वो आपके बागान में है तो उसका प्रबंधन अभी आप कर लेंगे ताकि आपका जो मंजर के समय वो मंजर के रस को न चूसे। तो इसके लिए आपका इमिडाक्लोरपिड है या प्रोफेनाफॉस है, इसका किसान लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इमिडाक्लोरपिड आपको 1 ml प्रति 3 लीटर वाटर में पानी में मिला के और उसका आपको स्प्रे करना है। तो अमूमन जितने भी बारीक कीड़े हैं वो इससे नियंत्रित हो जाएंगे। तो अगर कीड़ा और बीमारी आपके बगीचे में नहीं है तो आपको स्प्रे की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें यहाँ पे आप बहुत ही कम मात्रा में अगर कीड़े हैं तो आप सिंपल जो मार्केट में आजकल नीम बेस्ड इंसेक्टिसाइड आ रहे हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि जो भी कीड़े हैं उसका नियंत्रण जो थोड़े बहुत है उसका हो सके। उसी के साथ में कीड़ा और बीमारी का प्रबंधन आप कर लेंगे शुरुआत में तो अच्छा रहेगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि किसानों की अधिकतर समस्या आती है फल झड़ने की समस्या। फल बनता है, छोटा छोटा बनने के बाद में फल झड़ना शुरू हो जाता है। तो उसके कई कारण होते हैं। सबसे प्रमुख किसान लोग थोड़ा ध्यान रखिए कि इस समय आप आम और लीची के पेड़ में पानी न दें। अधिक पानी देने से भी कई बार हमारा जो मंजर है वो अच्छी तरह नहीं आता है, तो पानी को बिल्कुल ही रोक दें। हालांकि पहले ही रोकना चाहिए था, 1-2 महीने पहले से ही। अगर अभी भी हैं तो आप पानी को बिल्कुल ना दें इस समय, जब तक कि पूरा मंजर खिल के उसमें फल ना बन जाए। फल बनने के बाद से आप पानी को देना शुरू करेंगे तो आपका जो झड़ने की समस्या फलों की वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। दूसरा छिड़काव मंजरों में सरसों के बराबर दाना आने पर कीटनाशी के साथ मैफ्थिलीन, एसिटिक एसिड, हार्मोन मिलाकर एवं तीसरा और अंतिम छिड़काव उस वक्त करना चाहिए जब आम के टिकोले मटर के दाने के बराबर हो। जहाँ तक लीची की बात है तो लीची में माइट के कारण पत्तियाँ सूख जाती है। इससे बचाने के लिए सल्फर 80 घुलनशील चूर्ण 3 ग्राम प्रति लीटर घोल बनाकर छिड़काव करें। कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो कि पौधे को बहुत ज़रूरी होता है। उन्हीं सूक्ष्म पोषक तत्व के कारण पौधा जो है फल को झड़ने से रोकता है और फल का बढ़वार भी अच्छा होता है। तो खास करके बोरॉन और जिंक ये 2 प्रमुख पोषक तत्व हैं जो इस समय मंजर के समय आप एक बार अप्लाई कर सकते हैं। जिससे कि आप बोरॉन का B20 भी आता है और सोलिबोर के नाम से भी आता है जो पानी में घुलनशील हो, उसको आप यूज़ कीजिए 2 ग्राम से 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। और जिंक का भी आप 2 से 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल बना के इसका छिड़काव करेंगे। एक आपको मंजर आने के समय करना है। एक बार जब आपका फल बन जाएगा, लगभग बेर के आकार का, छोटा जो बेर होता है उसके आकार का फल बनेगा, और एक जब आंवला के आकार का फल बन जाता है उस समय आपको इन 2 सूक्ष्म पोषक तत्व का स्प्रे करना, जिससे कि आपका जो फल झड़ने की समस्या है, फल फटने की समस्या है, फल अंदर से काला हो जा रहा है, वो सभी का प्रबंधन अभी से शुरू करना होगा आपको। डॉक्टर साहब, अगर मंजर की बात करते हैं तो अक्सर देखते हैं जब हवा तेज चलती है तो मंजर काफ़ी गिर जाती है, जिससे कहीं ना कहीं किसान भाई मतलब कि उनको नुकसान होता है, सही तरीके से फल नहीं लग पाता है। तो जो भी मंजर लगे हैं वो पेड़ में रहें, कम से कम मंजर गिरे, इसके लिए किसान भाई क्या करें? देखिए, बहुत तेज़ हवा चलना, जो कि आप बिल्कुल सही प्रश्न किए हैं। झारखंड जैसे हमारी जलवायु में जैसे ही अभी थोड़ा ठंडा के बाद में गर्म स्टार्ट होगा और तेज़ हवाएं चलती है कई बार, तो जो छोटे बगीचे हैं उन किसानों भाई से अनुरोध करूंगा कि जो विंड वायु रोधक जो पेड़ होते हैं, जिसको हम विंड ब्रेक बोलते हैं, उनको आपके बाउंड्री पे ज़रूर लगाएं। जो लकड़ी के पौधे होते हैं जो आम से अधिक ऊंचाई के बढ़ते हैं और जल्दी से बढ़ते हैं, उनको लगाने से फ़ायदा ये रहता है कि जो तेज़ हवा चलती है, कई बार ठंडी हवा चलती है, गर्म हवा चलती है, उसको आपके बगीचे में आने से वो लोग रोकते हैं। तो बाउंड्री पे पेड़ लगाना बहुत ही आवश्यक है। जो नए बागान लगाए हैं उन किसानों को अभी से ध्यान रखिए, आने वाले समय में इसका बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा। जो किसान भाई वायु रोधक पेड़ लगाए हैं अपनी बाउंड्री पे, उनका हम देखते हैं कि तेज़ हवाओं से और जो इम्पैक्ट, जो नुकसान होता है वो बहुत ही कम होता है, और जो लोग नहीं लगाए हैं उनमें नुकसान की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। तो देखा आपने आम की मंजरों की देखभाल कैसे करनी है। तो किसान भाई बहन, इस जानकारी से आप काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, आपको देते हैं अपनी दूसरी जानकारी। हमारी दूसरी जानकारी है झारखंड सरकार की
कृषि नीति और योजनाओं के बारे में। समय समय पर सरकार किसानों के लिए योजनाएं चलाती रहती है जिससे किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी हो सके और उनकी खेती किसानी भी बेहतर हो सके इन योजनाओं को अपना करके। तो चलिए देखते हैं और मिलते हैं विशेषज्ञ से और लेते हैं जानकारी कि झारखंड सरकार की कृषि नीति योजनाओं के बारे में। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सबों का स्वागत है। आज हमारे साथ कृषि विभाग के निदेशक श्रीमती निशा उरांव जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं झारखंड सरकार की कृषि को लेकर क्या नीति एवं योजना है। मैडम, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जोहार। अगर हम कृषि की बात करते हैं तो पूरे झारखंड के जो लोग हैं उनका मुख्य पेशा कृषि है। कृषि कार्य के माध्यम से वो जीविकोपार्जन का कार्य करते हैं। ऐसे में सरकार भी कृषि को लेकर काफ़ी सारी योजनाएं एवं नीतियां लेके आई हैं। अगर प्रमुख योजनाओं और नीतियों की बात करती हैं तो क्या क्या है मैडम? जी, जैसा आपने सही कहा कि झारखंड में लगभग 70 से 80% जो आबादी है वो कृषि क्षेत्र पर ही आधारित है। ऐसे में सरकार की काफ़ी नीतियाँ और योजनाएं खास कृषि क्षेत्र के लिए उस पे उनका ध्यान जो है केंद्रित है। और इस बारे में मैं क्या कहना चाहूँगी कि हमारे राज्य में केंद्र की योजनाएं और राज्य की योजनाएं दोनों का संचालन किया जा रहा है। जैसे सबसे महत्वपूर्ण जो इनपुट है कृषि क्षेत्र में वो होता है बीज। तो इस संदर्भ में झारखंड सरकार की एक विशेष बीज नीति है जो किसानों के हित के लिए है। इस बीज नीति के तहत किसानों को 50% अनुदान में बीज वितरण किया जाता है। इस वर्ष भी आपको जैसे पता होगा कि बहुत गंभीर सुखाड़ झारखंड राज्य में पड़ा था। ऐसे में झारखंड सरकार ने 50% के बदले 90% अनुदान बीज वितरण किया किसानों के बीच, और विशेष प्रकार से सूखा प्रतिरोधी भी बीज का वितरण किया गया। इसी तरह से अन्य बहुत सारी योजनाएं हैं जो एग्रीकल्चर इनपुट जो भी उपादान हैं, जैसे आपके सिंचाई के लिए व्यवस्था, अन्य उपकरण की व्यवस्था, खाद, तो इस तरह के जितने भी अन्य उपादान हैं उन सभी के लिए कोई ना कोई योजना सरकार द्वारा संचालन की जा रही है। आपने बताया कि सरकार जो अनुदान पे बीज मुहैया करा रही है। अगर हम बीजों की बात करते हैं, पूरे झारखंड की बात करते हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पे किसान जो है सब्जी की भी खेती करते हैं, धान की भी खेती करते हैं। तो बीज जो है मुख्य रूप से किस चीज़ का बीज जो है किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है? ये आपने अच्छा सवाल पूछा। मुख्य तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज झारखंड राज्य में लगभग 18 लाख हेक्टेयर में केवल धान की खेती होती है खरीफ मौसम में। और बहुत ज़रूरी है मौसम जो अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको देखते हुए और किसानों के आय वृद्धि के लिए कि हम लोग फसल विविधीकरण की ओर बढ़ें। इसके लिए सरकार इस वर्ष से विशेष प्लानिंग कर रही है। जैसा आपको पता होगा कि इस साल से इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कहा जा रहा है। भारत सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है। तो मिलेट्स के ऊपर और इस तरह के जो अनाज है उनके ऊपर विशेष सरकार का ध्यान है। मतलब कह सकते हैं कि सरकार कहने के बीज को लेकर काफ़ी गंभीर हैं। किसानों को ससमय बीज मिलकर सरकार भी कृत संकल्पित है। अगर हम कृषि की बात करते हैं तो समय के साथ साथ कृषि में काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। जो पहले जो किसान परंपरागत तरीके से खेती करते थे वो भी काफ़ी बदलाव हो रहा है। नए नए तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। किसान आज मल्चिंग का उपयोग कर रहे हैं, ड्रिप इरीगेशन का उपयोग कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे राज्य के किसान भी उन तकनीकों से जुड़ें। इसके लिए सरकार क्या सब्सिडी दे रही है और किस तरीके से नए नए उपकरणों से, नए नए जो टेक्नोलॉजी है, किस तरीके से किसान को जोड़ रही है सरकार? इसको लेकर क्या योजना है? जी, मैं इन योजनाओं पे भी प्रकाश डालती हूँ। उसके पहले मैं फसल विविधीकरण के बारे में कुछ और बताना चाहती हूँ। जो मैंने कहा था कि 18 लाख हेक्टेयर में सिर्फ धान की खेती हो रही है, तो आज ज़रूरत है कि धान के अलावा प्रोत्साहन किया जाए किसानों को कि वो अन्य भी जो फसलें हैं उन्हें भी उगाएं, जैसे मड़ुआ, बाजरा, जवार, इन सब की भी खेती करें। तो इस वर्ष से एक विशेष प्लानिंग की जा रही है कि जो हमारे पारंपरिक जो यहाँ पे फसल उगाए जाते हैं उनके अलावा इस प्रकार के जो मिलेट्स हैं उनके बीज का वितरण को बढ़ावा दिया जाए और किसानों को प्रोत्साहित दिया जाए। इससे जो पर्यावरण संरक्षण है या इवन जो फर्टिलिटी है, सॉइल फर्टिलिटी, तो इन सबको बहुत मदद मिलेगा और इससे किसानों के आय में भी वृद्धि होगी। दूसरा, जैसे आपने कहा कि और बहुत सारे इनपुट्स होते हैं, तो हम लोग अब सिंचाई की बात करते हैं। तो सिंचाई में केंद्र सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है, प्रधानमंत्री टपक सिंचाई योजना है। तो इसमें 90% अनुदान पर किसानों को टपक सिंचाई के उपकरण सरकार देती है।
जो कि आपको जिला कृषि पदाधिकारी के दफ्तर में आप वहाँ पे आपको जानकारी इसकी मिल सकती है। इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा और आपके ज़मीन पे जो एक आकलन करने आएंगे विभाग के अधिकारी, और वो आकलन करके वहाँ का एक वर्क ऑर्डर तैयार करेंगे और फिर आपको कृषि टपक सिंचाई के उपकरण आपको दिलाई जाएगी। अगर हम केसीसी की बात करते हैं तो सरकार की प्रमुख योजना केसीसी की भी है। सरकार चाहती है कि हमारे किसान जो है केसीसी से जुड़े, तो सरकार इसको लेकर किस तरीके से कार्य कर रही है ताकि जो हमारे किसान हैं इससे जुड़े और लाभान्वित हो सकें? ये आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कृषि क्षेत्र में किसानों का आर्थिक सशक्तिकरण बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना सरकार ने लॉन्च की थी लगभग 2 साल पहले, झारखंड कृषि ऋण माफी योजना, जिसमें स्टैंडर्ड केसीसी लोन के जो किसान धारक हैं कार्ड के, उनको 50,000 रुपये तक की ऋण माफी का प्रावधान है। और आज तक में लगभग 4,12,000 किसानों का इस प्रकार 50,000 रुपये तक का ऋण माफ़ किया जा चुका है। उसी तरह से केसीसी की आपने बात की, तो केसीसी के लिए सरकार का विशेष ध्यान इस पे रहा और विशेष कैंप आप देखें, आपने पाया होगा कि जिलों में हर 3-4 महीनों में केसीसी के लिए विशेष कैंप की व्यवस्था की जाती है, जहां सारे किसानों से एक केंद्र में आवेदन लिए जाते हैं और बैंक के साथ समन्वय स्थापित करके जो भी आवेदन किसानों से मिले हैं उनको शीघ्र किसान उसके लिए लोन अमाउंट सैंक्शन करे, ऐसा सरकार का प्रयास रहता है। अगर एफपीओ की बात करें, हाल के दिनों में एफपीओ को लेकर काफ़ी सारी चर्चाएं हो रही हैं, तो एफपीओ क्या है, इससे किसान किस तरीके से लाभान्वित हो रहे हैं? जी, तो सरकार की हमेशा से ये प्रयास रहा है कि जो किसान हैं वो संगठित हों और वो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से अपने कृषि क्षेत्र में काम कर सकें। इसके लिए इस साल से किसानों जो एफपीओज़ हैं उनके माध्यम से भी बीज वितरण शुरू किया गया। इससे एफपीओज़ को बीज लाइसेंस और खाद लाइसेंस भी दिलाया गया। लगभग 95 एफपीओज़ को खाद लाइसेंस और बीज लाइसेंस इस साल दिलाया गया है और जो उन्होंने सरकारी बीज वितरण किया है उसमें उनको 8% कमीशन भी दिया गया है। इसके अलावा जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, चाहे केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की, एफपीओ को लाभुक के रूप में प्राथमिकता दी जा रही है। तो ये सरकार का एक प्रयास है कि किस तरह से किसानों को सशक्त किया जाए, संगठित किया जाए। अगर हम ब्लॉकचेन की बात करते हैं कि जो भी सरकार योजना चला रही है, राज्य स्तर से जो भी योजना चल रही है वो ससमय ब्लॉक तक पहुंचे, इसके लिए सरकार किस तरीके से काम करती है ताकि ससमय किसान इससे लाभान्वित हो सके, उनके कहीं ना कहीं पैदावार पर उसका असर पड़े और वो आर्थिक रूप से सशक्त हो सके? जी, ब्लॉकचेन के बारे में मैं कुछ विशेष बताना चाहती हूँ। ब्लॉकचेन प्रणाली एक तरह का मॉडर्न प्रणाली है, डिजिटल सिस्टम है, जिसके माध्यम से किसानों तक कोई भी योजना का लाभ सप्लायर से कैसे पहुंच रहा है उसकी ट्रेसिंग की जाती है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करने में झारखंड पूरे देश का पहला राज्य है और ब्लॉकचेन नई टेक्नोलॉजी है, इसीलिए इसमें झारखंड की बहुत प्रशंसा की जा रही है। विदेशों में भी झारखंड राज्य की चर्चा है कि एक छोटे से राज्य भारत देश में ने ब्लॉकचेन का बहुत ही अच्छी तरह से संचालन किया। मैं इसके बारे में बताना चाहूँगी ब्लॉकचेन है क्या। ब्लॉकचेन में आज जो भी राज्य सरकार के या भारत सरकार की जो भी योजनाएं चल रही हैं उसमें ब्लॉकचेन में किसानों का पंजीकरण कराया जा रहा है, जिसके बाद उनका आधार नंबर, मोबाइल नंबर लिया जाता है और कोई भी योजना का लाभ मिलने से उनके मोबाइल पे एक ओटीपी आती है, जिसको हम लोग अपने सिस्टम में जब डालते हैं उस ओटीपी को उसके बाद ही माना जाता है कि वो जो योजना का लाभ है वो किसानों तक पहुंचा है। तो इसमें लगभग ब्लॉकचेन के माध्यम से 10 लाख किसान आज पंजीकृत हो चुके हैं और लगभग 4,60,000 किसानों को बीज वितरण इस साल किया जा चुका है। तो किसान भाई बहन, आज की हमारी दोनों जानकारी आपको कैसी लगी? आशा करते हैं आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है हमें देने के लिए या हमसे कोई जानकारी आपको लेनी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। इसी के साथ मुझे शिखा स्वरूप को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान
किसान का सपना सच हो, जीवन सुखद बनाने को। गांव गांव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।